हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वुंड के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके हीलिंग प्रोसेस के बारे में, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होती हैं, सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देन लेट्स गो। क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स, इसका दो तरीका होता है, मतलब दो बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। पहला बेसिस होता है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, चोट कैसे लगा है, उसका क्या मैकेनिज्म रहा है। और दूसरा होता है डिग्री ऑफ कंटामिनेशन, कितना वो कंटामिनेटेड है या फिर एसेप्टिक है, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बेस पे। तो ये दो तरीका होता है, इस दो बेसिस पे हम इस एक वुंड को क्लासीफाई करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, इस बेस पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें पहला होता है इंसिज्ड वुंड्स, दूसरा होता है कॉन्ट्यूज्ड वुंड्स, तीसरा होता है लैसरेटेड वुंड्स और चौथा होता है पंक्चर वुंड्स। तो ये चार तरह का क्लासिफिकेशन हो गया, इंसिज्ड वुंड्स, कॉन्ट्यूज्ड वुंड्स, लैसरेटेड वुंड्स और पंक्चर वुंड्स। अब इंसिज्ड वुंड्स क्या होता है, ये एक मतलब क्लियर कट एकदम शार्प ऑब्जेक्ट से कट होता है, इसको हम इंसिज्ड वुंड कहते हैं। जैसे कि सर्जरी के टाइम पर डॉक्टर इंसिजन करते हैं, तो मतलब ये काफ़ी मतलब इसमें कोई रफ सरफेस से कट नहीं होता है, एक शार्प ऑब्जेक्ट से कट होता है और ये वुंड को हम आसानी से क्लोज कर सकते हैं। और इसमें क्लीन होता है ये, और क्लीन मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा कोई एसेप्टिक टेक्निक नहीं रहता है। जो क्लीन वुंड होता है इसमें जितने भी ब्लड वेसल्स पे कट हुआ रहता है उनको जोड़ के हम इसको अच्छे से आराम से इसको स्टिचिंग कर देते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कॉन्ट्यूज्ड वुंड। कॉन्ट्यूज्ड वुंड में क्या होता है, एक ब्लंट सरफेस से इसमें चोट लगती है और इंटरनल ब्लीडिंग होता है, इंटरनल हैमरेज होता है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाता है, इसको हम कॉन्ट्यूज्ड वुंड कहते हैं। लैसरेटेड वुंड, लैसरेटेड वुंड में क्या होता है, किसी इरेगुलर सरफेस से चोट लगती है, जैसे किसी एक्सीडेंट में किसी के पैर में चोट लगती है, किसी को किसी चीज़ से टक्कर लग जाती है तो चोट लग जाता है, तो ये होता है लैसरेटेड वुंड। इसमें कोई मतलब एक फिक्स पोर्शन नहीं रहता, वो कैसे भी किसी भी तरह से कहीं भी कटा रहता है। और जैसे कि ये किसी ग्लास से कट जाता है, किसी बार्ब्ड वायर से कट जाता है, तो ये एक इरेगुलर एज होता है इनका, तो इसको हम लैसरेटेड वुंड कहते हैं। चौथा होता है पंक्चर वुंड। जो पंक्चर वुंड होता है एक मतलब इसमें जैसे कोई कील घुस जाती है तो उसको हम पंक्चर कहते हैं। कोई शार्प ऑब्जेक्ट कोई भी हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में घुस जाता है और फिर अंदर जाके वो ज़्यादा डैमेज करता है, बाहर से देखने में बहुत कम लगता है, उसको हम पंक्चर वुंड कहते हैं। अब डिग्री ऑफ कंटामिनेशन के बेस पे हम जितने भी डिवीज़न करते हैं, जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको देखते हैं। पहला होता है क्लीन वुंड, दूसरा होता है क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, तीसरा होता है कंटामिनेटेड वुंड, चौथा होता है डर्टी आर इन्फेक्टेड वुंड्स। क्लीन वुंड, ये अनइन्फेक्टेड वुंड होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है और ये सर्जरी के टाइम पर जैसे कि हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उस टाइम पर जैसे जो हम वुंड क्रिएट करते हैं उसको हम ट्राई करते हैं कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, तो ऐसे टाइम पर जो वुंड होता है वो अनइन्फेक्टेड रह जाता है और अनइन्फेक्टेड होने की वजह से इसको हम क्लीन वुंड कहते हैं। और इसमें किसी रिस्पायरेटरी, एलिमेंट्री, जेनाइटल, यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिर आता है क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। ये वुंड जो होता है सर्जिकल वुंड ही होता है जिसमें रिस्पायरेटरी, एलिमेंट्री, जेनाइटल और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। कंटामिनेटेड वुंड, ये एक ओपन फ्रेश एक्सीडेंटल वुंड होता है, मतलब एक एक्सीडेंट के टाइम पर होता है, सर्जरी के टाइम पर भी हो जाता है, बट वहाँ पे कोई ये कंटामिनेटेड सर्जरी के टाइम पे कैसे होता है, जब कोई एसेप्टिक टेक्निक यूज़ कर देते हैं, जैसे कि हैंड वॉश प्रॉपरली नहीं किया या फिर जो इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली नहीं वॉश किया, जो भी उनको स्टेरलाइज नहीं किया, या फिर वहाँ पे अनइन्फेक्टेड कुछ भी इन्फेक्शन आ जाता है, और या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, उस टाइम पे जो वुंड होता है उसमें कंटामिनेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया या फिर वायरस आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है, तो ऐसे वुंड को हम कंटामिनेटेड वुंड कहते हैं। डर्टी आर इन्फेक्टेड वुंड, डर्टी आर इन्फेक्टेड वुंड, डर्टी और इन्फेक्टेड वुंड जो होते हैं इसमें क्या होता है, जब पोस्ट ऑपरेटिव जब होता है, मतलब
ऑपरेशन से पहले ही जो ऑपरेशन का सेटिंग होता है, जो ओटी होता है, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे कोई वायरस होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, जो सर्जरी के टाइम पे बॉडी में उसको ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में उसके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर देता है, वो वुंड इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे वुंड को हम डर्टी आर इन्फेक्टेड वुंड कहते हैं। वुंड हीलिंग प्रोसेस। वुंड हीलिंग प्रोसेस मतलब एक वुंड को हील होने में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है हीमोस्टेसिस फेज़, सेकंड होता है इन्फ्लामेटरी फेज़, थर्ड होता है प्रोलिफरेटिव फेज़ और फोर्थ होता है मैच्योरेशन या फिर रिमॉडलिंग फेज़ कहते हैं उसको। ये चारों फेज़ जब कंप्लीट होते हैं तब एक वुंड जाके हील होता है, तब एक घाव जाके भर जाता है। हीमोस्टेसिस फेज़। हीमोस्टेसिस फेज़ नाम से ही पता चल रहा है कि हीम मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब रुकना, तो ब्लड के रुकने के फेज़ को हम हीमोस्टेसिस फेज़ करते हैं। जब कोई वुंड नया होता है, कोई चोट नया होता है तो वहाँ पे ब्लड निकलता है, तो उस ब्लड को जब तक वो निकलता रहता है तो उस फेज़ में जब तक रुक न जाए, उस फेज़ को हम हीमोस्टेसिस फेज़ कहते हैं। इस टाइम पर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब सिकुड़ती हैं, वो अपने आप को कम कर लेती हैं, अपने डायमीटर को कम करती हैं, तो उसको हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस की वजह से वहाँ से ब्लड कम होता है और वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स आके वहाँ पे कोगुलेशन कॉज करते हैं, ब्लड क्लॉट होता है। जब ब्लड क्लॉट होगा तो वो थ्रोम्बस बन जाएगा, जो थ्रोम्बस बन के हमारे बॉडी में के जो ब्लड निकल रहे हैं उनको रोकेगा और ये एक सील का काम करता है। जहाँ पे ब्लड वेसल्स टूटा रहता है वो थ्रोम्बस जाके वहाँ पे बैठ जाएगा। मान लीजिए कि ये कोई ब्लड वेसल है और यहाँ से इंजरी हुई है, यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, तो जब ब्लड क्लॉट करके यहाँ पे आके बैठ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ब्लड निकलना कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस फेज़। इन्फ्लामेटरी फेज़। इन्फ्लामेटरी फेज़ में क्या होता है, ये एक सेकेंड फेज़ होता है वुंड हीलिंग का। इस टाइम पर इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्यों होता है, क्योंकि फाइगोसाइटिक सेल होते हैं जो कि ऑक्सीजन स्पेसीज रिलीज़ करती हैं, जो रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज जो होते हैं एक्यूट वुंड में 7 दिन तक चलते हैं और कोई क्रोनिक वुंड होता है तो उससे भी लंबा चलते हैं। इन्फ्लामेटरी फेज़ के टाइम पर WBC और कुछ एंजाइम्स वुंड में जाते हैं और वहाँ पे जो कुछ भी इन्फेक्शन होता है, जो कोई भी सेल डेब्रिस होता है, कोई भी जो सेल पार्ट ख़राब हो जाता है, कोई सेल ख़राब हो जाता है, तो उसको वहाँ पे उसको ख़त्म करता है, उसको क्लियर करता है और वुंड वेड के एक नया सरफेस क्रिएट करता है ताकि वो वुंड फील हो सके, वो घाव भर सके। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, इन्फ्लामेटरी फेज। इस टाइम पर हमको क्या देखने के मिलता है, वो जहाँ पे वुंड साइट होता है वहाँ पे हमको एडिमा देखने को मिल सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग टाइप का हो जाएगा, हीट देखने को मिल सकता है, वो उस सरफेस को अगर हम टच करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा गर्म फील होता है और पेन देखने को मिलता है, वहाँ पे दर्द भी होता है। तो ये टोटल फेज को हम इन्फ्लामेटरी फेज कहते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज, ये थर्ड फेज होता है वुंड हीलिंग का। इस टाइम पर सारा फोकस होता है वुंड हील करने पे, मतलब जो वुंड बन चुका है उसको फील किया जाए, उसको फील करके कवर किया जाए। तो इस टाइम पर एपोप्टोसिस होता है, वहाँ पे जो भी मतलब ख़राब सेल होते हैं उनको डीजनरेट करके नए सेल का ग्रोथ होता है वहाँ पर। तो उसके लिए ग्रेनुलेशन टिश्यू होती हैं जो कि ग्रेनुलेशन कॉज करती हैं। ग्रेनुलेशन मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल क्रिएट करें, उसको ग्रेनुलेशन कहते हैं। तो वहाँ पे ग्रेनुलेशन होता है, छोटे छोटे सेल्स मिलके वहाँ पे टिश्यू बनाते हैं। एंजियोजेनेसिस होता है। एंजियोजेनेसिस मतलब जो ब्लड वेसल्स थे वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो टूट गए थे, उनको फिर से कनेक्ट किया जा रहा है, फिर से नया बन रहा है वो, तो उसको एंजियोजेनेसिस कहते हैं। तो ग्रेनुलेशन होता है, एंजियोजेनेसिस होता है और वुंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो वुंड होता है वो सिकुड़ के छोटा होता रहता है और उसके बाद एपिथेलियाइजेशन होता है। एपिथेलियलाइजेशन क्या होता है, मतलब जो स्किन होता है, जो भी कवरिंग होती है बॉडी में, वो क्रिएट होता है, जो एपिथेलियल सेल होता है वो बनते हैं। एपिथेलियल सेल क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। जो हमारे बॉडी में लगभग जितने भी कवरिंग्स हैं, जैसे हमारा स्किन हो गया, हमारे GI ट्रैक में हमारा म्यूकोसा वगैरह जो भी कवरिंग हो गया, ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये एपिथेलियल सेल से ही बनी हुई हैं। तो एपिथेलियल सेल वहाँ पे बनने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियलाइजेशन।
तो ये चारों पांचों चीज़ हमको देखने को मिलती है प्रोलिफरेटिव फेज में। जो नए टिश्यू बनते हैं वहाँ पे वो जनरली रेड या फिर पिंक कलर के रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं उनकी वजह से। किसी भी वुंड को हील होने में जो टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कि कोलाजन कितना जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है। कोलाजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि फाइब्रोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं वो कोलाजन प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना जल्दी कोलाजन प्रोटीन फॉर्म होगा उतना ही जल्दी वुंड हील होगा। मैच्योरेशन फेज। अब आता है मैच्योरेशन फेज। इसमें स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, इसको हम रिमॉडलिंग भी कहते हैं। इट में ओकर ओवर मंथ ऑफ और ईयर्स। इसको होने में मंथ, महीनों से सालों लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना सीवियर चोट था, क्या उसका लोकेशन था और क्या ट्रीटमेंट मेथड यूज़ किया गया है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैच्योरेशन फेज होता है और उसका टाइम डिपेंड करता है। ड्यूरिंग दिस फेज द न्यू टिश्यू ग्रेजुअली बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्लेक्सिबल। इस टाइम पर जो नए टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। कोलाजन प्रोडक्शन कंटिन्यू टू बिल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो कोलाजन प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से वहाँ पे वुंड के जो सरफेस होता है वहाँ पे स्ट्रेंथ आती रहती है। इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन में ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है वहाँ पे। कोलाजन की वजह से वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है वो स्कैर फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो वो सरफेस होता है 20% वीकर होता है या फिर लेस इलास्टिक होता है, जिनकी जो प्री इंजर्ड स्किन होता है। मतलब जो नॉर्मल स्किन से और कंपैरिजन करते हैं तो वो 20% वीक होता है। जो स्किन एक वुंड के बाद हील होकर मैच्योर होकर के जो हम एक स्किन पाए हैं वो स्किन 20% वीक होता है और कम इलास्टिक होता है। हमारा नॉर्मल स्किन जो होता है ज़्यादा इलास्टिक होता है। थैंक यू।